हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छा हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन में AS3 का चार्ट रिवीजन। राइट, हम बात करेंगे आज सॉरी AS3 नहीं, AS13 सॉरी AS13 का चार्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, सो शुरू करते हैं अपन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स AS13। अगर मैं बात करूं, आपको जो इंडेक्स दिख रहा है उसके हिसाब से अभी हम ग्रुप 1 पे हैं। तो करंटली हमने, वेट अ मिनट, तो करंटली अगर हम बात करें तो हमारा AS1 ग्रुप 1 का हो चुका है, AS2 भी हो चुका है, मैंने ये YouTube पे लेक्चर्स डाल के रखे हैं। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हो चुका है। ग्रुप 2 की तो बात ही नहीं कर रहे फिलहाल। AS10 PPE हम कर चुके हैं। AS11 इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स मैं डाल चुका हूँ। AS12 कब का डल चुका है, गवर्नमेंट ग्रांट्स। आज हम बात करेंगे AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स की। उसके बाद AS16 बोरिंग कॉस्ट ऑलरेडी जा चुका है। इसका मतलब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है AS13। AS14 ग्रुप 2 है, AS17 ग्रुप 2 है। ये सारे के सारे ग्रुप 2 दिख रहे हैं आपको। सबसे लास्ट में आएंगे इंश्योरेंस क्लेम्स, ग्रुप 1 मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। और फिर हमारा जो बचेगा ग्रुप 1 में, वो बचेगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के ऊपर चार्ट रिवीजन और डिविजिबल प्रॉफिट के ऊपर चार्ट रिवीजन। ये दोनों चार्ट रिवीजन को इकट्ठा मैं एक ही सेशन में कंडक्ट करके अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो लगभग मान लीजिए कि हम ग्रुप 1 के जितने भी हमारे चार्ट रिवीजन्स हैं वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं। सिर्फ 2 सेशंस बचे हैं, एक आज का सेशन AS13 के लिए और जो अगला सेशन होगा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन प्लस डिविजिबल प्रॉफिट्स के लिए। इससे हमारा ग्रुप 1 का चार्ट रिवीजन खत्म हो जाएगा। मेरा टारगेट था कि सबसे पहले मैं ग्रुप 1 खत्म कर दूं, क्योंकि पेपर सबसे पहले ग्रुप 1 का अकाउंट्स होगा, ताकि वो वाले बच्चे जो सिर्फ ग्रुप 1 पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो राहत की सांस ले सके और उनका रिवीजन अच्छे से हो सके। अगर मैं इन सभी AS की बात करूं और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डिविजिबल प्रॉफिट की बात करूं तो टेंटेटिवली 25 से 30 मार्क्स का रिवीजन मैंने आपको इन चार्ट्स के थ्रू करवा दिया। रही बात रिमेनिंग 70% पोर्शन की, तो उसका कंटेंट अगर बात करें तो वो आपको ऑलरेडी मेरे मैराथन लेक्चर्स जो मैंने लास्ट ईयर रिकॉर्ड किए थे उसके थ्रू आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सो गाइज आगे बढ़ते हैं AS13 पर। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है AS13। चलिए बात करते हैं AS13 की, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ये AS13 से जुड़ा हुआ एक चैप्टर भी है, अगर आपको याद हो, एक चैप्टर भी ग्रुप 1 में है, सेम अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स करके। मैं जब भी वो चैप्टर पढ़ाता हूं उसके साथ में ये AS13 पढ़ाता हूं हमेशा। आइए समझते हैं कि ये AS13 में क्या क्या बातें होंगी। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, नॉट एप्लीकेबल टू। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहां कहां पर एप्लीकेबल नहीं है। ये स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है, बट इन्वेस्टमेंट्स पर मिलने वाली जो इनकम होती है, जैसे मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उसमें जो मुझे डिविडेंड मिलेगा, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये जो स्टैंडर्ड है ये स्टैंडर्ड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर चला जाएगा AS9 ग्रुप 2 में है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स को इधर कवर नहीं किया जाएगा। तो रिकॉग्निशन ऑफ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, एक तो ये यहां पर कवर नहीं होगा, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम्स जैसे डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट। सर रेंट कैसे इनकम हुआ इन्वेस्टमेंट से?
मान लीजिए हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब मैंने एक बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो, और मैंने उस बिल्डिंग को किराए पर दे दिया, मुझे रेंट मिल रहा है, ये मेरी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीजें आती होंगी, पहला शेयर्स, दूसरा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, तीसरा एफडीज, चौथा बिल्डिंग या फिर लैंड, ये सब चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट में आती हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान्स, एक्चुअली एक AS15 करके है जो आपके सिलेबस में नहीं है, पूरे इंटर के सिलेबस में नहीं है, IPCC में नहीं है। AS15 कहता है, AS15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए होता है, एम्प्लॉय के जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो AS15 में एक इन्वेस्टमेंट करके चीज है, इन्वेस्टमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान, जैसे ग्रेचुइटी। मान लीजिए आपकी कंपनी आपको 60 साल बाद, मतलब जब आप रिटायर होगे तब आपको ग्रेचुइटी पे करेगी, तो उस टाइम पे ग्रेचुइटी पे करने के लिए कंपनी के पास अमाउंट भी तो होना चाहिए, फंडिंग भी तो होनी चाहिए। वो फंडिंग जनरेट करने के लिए कंपनी शुरू से ही थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करती रहती है ताकि आगे चल के वो इन्वेस्टमेंट बेच सके और आपको पेमेंट कर सके। उसको इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। तो सिर्फ एक ही प्रकार का इन्वेस्टमेंट इस AS13 में कवर नहीं है, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग हम AS15 में देखते हैं, AS15 आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुल मिला के अभी तक हमने क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो जनरेट होगा वो AS13 में कवर नहीं होगा। तो सर कहां कवर होगा? वो कवर होगा AS9, कवर्ड इन AS9। चलिए अब बात करते हैं सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। AS13 कहता है कि इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग अगर आपको समझनी है, AS13 में हमें क्या समझना है? अकाउंटिंग, कि इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कितने पे करेंगे, कैसे करेंगे, मेजरमेंट क्या होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग समझनी है तो आप अपने कुल इन्वेस्टमेंट्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज करोगे, पहला करंट इन्वेस्टमेंट्स, दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स को डिफाइन किया गया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बोला गया है अदर देन करंट, मतलब ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट्स जो करंट में कैटेगरी में नहीं आएंगे वो लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आएंगे, याद रखिएगा। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बोला गया अदर देन करंट। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट क्या बोला गया? करंट इन्वेस्टमेंट में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, करंट इन्वेस्टमेंट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला दूसरा। रेडिली रियलाइजेबल, बच्चों रेडिली रियलाइजेबल का मतलब होता है कि आप जब चाहो, एंटिटी जब चाहे उसको बेच सकती है और उसको इमीडिएटली पैसा मिल सकता है। अच्छा यहां पर मैंने आपको यह नहीं बताया कि पांचवा म्यूचुअल फंड भी होता है। हालांकि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं दे आर टेक्निकली बेस्ड ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स ओनली, बट फिर भी मैंने अलग से लिख दिया। तो रेडिली रियलाइजेबल, अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मैंने मान लीजिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो शेयर्स को करंट कैटेगरी में ही रखा जाता है जनरली। क्यों? क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज जो मार्केट में फ्रीली ट्रेड हो सके और जहां आप उसको बेचो और विद इन 1 डे आप पैसा रियलाइज कर सको, आप जब चाहो उसको बेचो, जिस वैल्यू पे आपको लगता है यार आज वैल्यू सही है मैं बेच देता हूं, आप उसको बेच सकते हो और रेडिली रियलाइजेबल, आपको एक दिन में पैसा मिल सकता है। ये इक्विटी शेयर्स जनरली करंट इन्वेस्टमेंट में आते हैं। अब करंट इन्वेस्टमेंट में कौन सी चीज नहीं आती होगी, मतलब कौन सी ऐसी चीज होती होगी, कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते होंगे जो रेडिली रियलाइजेबल नहीं होते होंगे? इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग्स। अब सोचो अगर आपके पास बिल्डिंग है, लैंड है, अगर आप वो बेचना चाहते हो तो यार खरीदने वाला भी तो हो, क्योंकि उसका कोई फ्री मार्केट नहीं है ना, शेयर मार्केट की तरह। अब आप पहले खरीदार ढूंढो, सामने वाले के पास पैसे नहीं है तो वो आपको बोलो कि मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दूंगा, तो ये कहां हुआ रेडिली रियलाइजेबल? तो इसीलिए रेडिली रियलाइजेबल एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है करंट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करने के लिए। तो करंट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी रेडिली रियलाइजेबल। और दूसरा इंटेंशन टू होल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, जहां एंटिटी का इंटेंशन क्लियर कट है कि मुझे तो 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल करना है। 1 साल कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने परचेज किए थे तब वहां से लेकर विद इन 1 ईयर मैं तो उसको बेच दूंगा, मैं तो उसको बेच दूंगा, ठीक है ना।
सर मान लीजिए इंटेंशन विद इन 1 ईयर तक बेचने का था, बट 1 साल हो गया और स्टिल हमने नहीं बेचा, एंड स्टिल हमारा इंटेंशन है कि विद इन 3-4 मंथ्स हम बेच देंगे, तो भी आप मान सकते हो वो करंट। तो यहां पर कोई रूल नहीं है कि अगर 1 साल में नहीं बेचा तो क्या होगा। अगर 1 साल में नहीं भी बेचा बट स्टिल एंटिटी बिलीव्स कि यार हम तो बेच देंगे, विद इन सम टाइम हम बेच देंगे, हमारा कोई इंटेंशन उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का नहीं है, तो उसको हम करंट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ऑब्वियसली सेकंड वाली कंडीशन आपको इजी लग रही होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिली रियलाइजेबल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मैंने आपको बता दिया अदर देन करंट, ठीक है ना, अदर देन करंट, ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, आप करंट इन्वेस्टमेंट खरीदो चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खरीदो, आप उसको रिकॉर्ड तो कॉस्ट पे करोगे ना। फर्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करोगे तो किस पे रिकॉर्ड करोगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। तो कॉस्ट में दो चीजें आएंगी, पहला एक्विजिशन कॉस्ट और दूसरा इंसिडेंटल कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट और इंसिडेंटल, पहले इंसिडेंटल कॉस्ट पे बात चलते हैं। इंसिडेंटल कॉस्ट में जैसे ब्रोकरेज फीस आपने पे किया, जैसे आपने इक्विटी शेयर परचेज किए तो आप ब्रोकरेज फीस पे कर रहे हो, आप ब्रोकरेज दे रहे हो, जो ब्रोकर को चार्जेस मिलते हैं, ठीक है ना, कोई टैक्सेस पे कर रहे हो, ये सब आपके इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्विजिशन कॉस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब परचेज कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, अगर आपने कैश पे किया है तो कैश अमाउंट विल बी द परचेज कॉस्ट। अगर आपने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं और उसके बदले में आपने अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए हैं, इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज, अपनी कंपनी के शेयर्स इशू किए, आपने बिल्डिंग खरीदा एज एन इन्वेस्टमेंट, आपने सिक्योरिटी शेयर्स इशू किए, सिक्योरिटीज इशू किया, शेयर इशू किया, आपने रिलायंस कंपनी के शेयर परचेज किए, उसके बदले आपने सामने वाले को शेयर्स इशू कर दिए अपनी कंपनी के, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट लिया उसके बदले आपने शेयर इशू कर दिया, ऐसे केस में फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड मतलब गिवन, जो आप दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू विल बी रिकॉर्डेड एज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अक्वायरिंग इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट अक्वायर किया है उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो आपके यहां से गया है मतलब शेयर्स गए हैं उसकी फेयर वैल्यू। असेट एक्सचेंज, आपने शेयर्स खरीदा, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, उसके बदले आपने कोई दूसरी असेट दे दी, आपने मान लीजिए शेयर्स खरीदा, उसके बदले आपने मशीन दे दी, तो एक्सचेंज के केस में ये आपका AS10 की तरह एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज के केस में फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ असेट इन्वेस्टमेंट एक्वायर्ड इफ क्लियरली एविडेंट। सीधी बात है, जो दोनों में से फेयर वैल्यू ज्यादा आपको क्लियरली एविडेंट हो, या तो जो आपने दिया है उसका फेयर वैल्यू, या तो जो आपको इन्वेस्टमेंट मिला है उसका फेयर वैल्यू, विच एवर इज क्लियरली एविडेंट। ये इंपॉर्टेंट है। राइट इशू, राइट इशू क्या होता है पहले आप समझिए, आपके पास ऑलरेडी 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस हैं, 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस हैं, आपने इसको परचेज किया था, 2000 रुपीज पर शेयर में, ठीक है ना। आगे चल के कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने राइट इशू अनाउंस कर दिया, राइट इशू अनाउंस्ड, ठीक है ना, राइट इशू अनाउंस कर दिया 2:5 में, मतलब जिनके पास 1000 शेयर हैं डिवाइड बाय 5 इंटू 2, मतलब उनको 400 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है ना। मतलब आपको राइट इशू मिल रहा है 400 शेयर्स का। आइए देखिए क्या लिखा है। अच्छा, कितने में मिलेंगे, एट 1800, 1800 रुपए। आप समझिए आपने कितने में परचेज किए थे, 2000 में परचेज किए थे। जिस दिन राइट इशू अनाउंस हुआ उस दिन मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, इसको हम कम राइट प्राइस भी बोलते हैं। सर ये कम राइट प्राइस क्या होता है, कम राइट प्राइस क्योंकि कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि खरीदार बढ़ जाते हैं मार्केट में, सब लोग बोलते हैं अरे रिलायंस ने राइट इशू दिया है, हमें भी खरीदना है,
तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में, क्योंकि उस पर राइट मिल रहा है। तो राइट इशू प्राइस कम राइट प्राइस हो गया मान लीजिए 2300 का, और कंपनी राइट इशू दे रही है 1800 में। अब देखिए, अगर आपने राइट इशू सब्सक्राइब किया, क्योंकि आप तो पहले से ही शेयर होल्डर थे, जो ऑलरेडी एक शेयर होल्डर होता है उसको राइट इशू मिलता है, तो आप 1800 पे खरीद लोगे, 1800 इंटू 400 शेयर्स। तो आपने अगर सब्सक्राइब किया तो कॉस्ट टू बी एडेड, आपने जितना भी प्राइस पे किया है 1800 रुपए इंटू 400 शेयर्स, जो भी आपने पे किया है दैट विल बी द कॉस्ट, आप उसको अपना कैपिटलाइज कर दोगे, मतलब कैपिटलाइज। सोल्ड इन द मार्केट। अब दूसरा ये होता है, कंपनी ये कहती है कि अगर आप अपने राइट को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो, तो जो हमने आपको राइट इशू दिया है, आप ये राइट खुद तो ले नहीं रहे हो, आप किसी और को सेल कर सकते हो। ये राइट आप किसी और को सेल कर सकते हो, मतलब आप किसी को भी ये राइट बेचोगे तो सामने वाले को राइट आ जाएगा कि वो 1800 में कंपनी से शेयर परचेज कर सकता है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, आप अगर ये राइट बेचोगे किसी को तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। मान लो जय चावला के पास ये 2000 शेयर थे, जय चावला 1000 शेयर थे, 2000 रुपए में परचेज किए थे। जय चावला को 400 शेयर खरीदने का ऑफर मिला, राइट मिला। जय चावला ने अपने ये राइट को बेच दिया, अपने किसी फ्रेंड को बेच दिया। मैंने अपने फ्रेंड को ये राइट बेच दिया, मैंने बोला यार मुझे नहीं खरीदने, तू खरीद ले कंपनी से 1800 रुपए में। मैंने बोला मैं तेरे को फ्री में थोड़ी बेचूंगा, मैं तेरे को ये राइट दे रहा हूं, तो तू मुझे तो 100 रुपए दे दे, बस 100 रुपए पर शेयर, 100 रुपए पर शेयर। तू मुझे 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से ये राइट, मैं तेरे को ये राइट बेच रहा हूं, तू मुझे 100 रुपए पर शेयर दे दे। 100 रुपए पर शेयर इंटू 400 शेयर पर राइट मिला है, तो 100 इंटू 400 कितना हुआ, 4000 रुपए। ये 4000 हो जाएगा मेरे लिए सेल्स प्रोसीड। इसका क्या होगा, सोल्ड इन द मार्केट। तो जो भी सेल्स प्रोसीड आएगा उसका क्या करेंगे, जनरल रूल कहता है ट्रांसफर द सेल प्रोसीड्स टू पी&एल। जय चावला को जितना भी 4000 रुपए मिला वो अपने पी&एल में डालेगा, वो अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से लेस नहीं करेगा। यहां ऑन नहीं है और है। और दूसरा एक एक्सेप्शनल रूल, जनरल रूल क्या है, जो भी सेल प्रोसीड्स आएगी उसको हम पी&एल में ले जाएंगे। ये चीज आपके इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमने किए भी हैं। एक्सेप्शनल रूल क्या कहता है, एक्सेप्शनल रूल कहता है, ध्यान से पढ़ना, देखो क्या कहता है, इफ ओरिजिनल शेयर्स परचेज्ड ऑन कम राइट बेसिस। ये देखो ओरिजिनल शेयर्स 1000 शेयर्स मैंने परचेज किए थे, 2000 रुपए में परचेज किए थे। मान लो अगर आपने ये शेयर्स कम राइट बेसिस पे परचेज किए थे, अगर मान लो जब आपने, मतलब मैंने पता है क्या किया था, सपोज मैंने ये 2000 में परचेज नहीं किए थे, रिलायंस कंपनी ने राइट इशू अनाउंस कर दिया, मेरे पास शेयर्स ओरिजिनली थे नहीं, तो मैंने बोला यार अगर मैं रिलायंस कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन जाता हूं तो राइट इशू के लिए मैं भी एलिजिबल हो जाऊंगा। तो मैंने ये शेयर 23 में खरीद लिया, महंगा मिला, एक्चुअली महंगा मिला, क्यों, क्योंकि अगर महंगा इसलिए मिल रहा है क्योंकि मुझे इस पे राइट भी इशू मिल जाएगा। तो मैंने अगर मान लीजिए ये शेयर 2300 में खरीदा था ऑन कम राइट बेसिस एंड मार्केट वैल्यू बीइंग एक्स राइट इज लेस देन कॉस्ट। अब होता क्या है बच्चों, कंपनी जब राइट इशू अनाउंस करती है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, जैसे ये 2300 हो गई। कंपनी जैसे ही राइट इशू खत्म कर देती है, मतलब राइट इशू दे देती है, उसके बाद कंपनी के शेयर की प्राइस गिर के, मार्केट प्राइस गिर जाती है, उसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। मान लो वो गिर गई आपकी, वापस से 2000 पे आ गई। अब इसको देखो ध्यान से, एक है 2300, एक है 2000। आपने ओरिजिनल शेयर परचेज किए थे 2300 में, नाउ मार्केट वैल्यू बीइंग एक्स राइट इज लेस देन द कॉस्ट। जो मार्केट वैल्यू हो गई, मार्केट वैल्यू हो गई मतलब आफ्टर राइट इशू, मार्केट वैल्यू आफ्टर राइट इशू। राइट इशू देने के बाद मार्केट वैल्यू 2000 हो गई, आपने ओरिजिनली 2300 में खरीदा था, राइट इशू के बाद मार्केट वैल्यू 2000 की हो गई। माय गॉड, 300 रुपए का नुकसान। और अब आप इस राइट को लेना भी नहीं चाहते हो। सोचो, ओरिजिनली आपने शेयर परचेज किए थे 2300 में, ठीक है, बाद में आपने क्या किया, आपने उस राइट को अपने फ्रेंड को बेच दिया, तो भाई परचेज ही क्यों किए,
महंगा परचेज किया, फिर आप बोलोगे अरे यार मैंने ये फ्रेंड को दे दिया, मुझे जो भी वसूली होगी उसको मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू गिर गई। अगर मार्केट वैल्यू नहीं गिरती, अगर मार्केट वैल्यू नहीं गिरती, उल्टा मार्केट वैल्यू बढ़ जाती या वही की वही रहती, तो मैं बोलता कोई दिक्कत ही नहीं, मुझे कोई नुकसान ही नहीं हुआ, मैंने 2300 का खरीदा, बल्कि मार्केट वैल्यू बढ़ ही रही है। यहां उल्टा मार्केट वैल्यू गिर गई और जहां जो मुझे पैसा मिल रहा है मेरे फ्रेंड से, मैं बोलूंगा कि ये एक तरीके से मेरे लिए एक रिकवरी है, तो मैं इसको रिड्यूस करूंगा सेल प्रोसीड में से, रिड्यूस द सेल प्रोसीड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट। मतलब वॉट एवर आई हैव गॉट फ्रॉम माई फ्रेंड ₹4000, आई विल रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जो मैंने 2300 में खरीदे थे। ये मैं कब करूंगा? जब मुझे लगेगा कि मेरा एज अ रिकवरी हो रहा है। पर अगर यहीं पर एक्स राइट प्राइस, मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू उल्टा बढ़ जाए, 2400 रुपए का हो जाए, तो जो भी मुझे मिला वो मैं P&L में डालूंगा एज अ जनरल रूल। अब ये जनरल और एक्सेप्शनल रूल ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जनरली माना जाता है कि राइट इशू खत्म करने के बाद कंपनी के शेयर की वैल्यू गिरती नहीं है। अगर नहीं गिर रही है तो ठीक है ना, आप उसको P&L में ले जाओ, आप अपना प्रॉफिट मानो, आपने जो पैसा रिकवर किया अपने फ्रेंड से। पर अगर गिर रही है, शेयर की वैल्यू उल्टा गिर गई, आपने कम राइट पे परचेज किया था, तो आप मान लो कि जो आपको फ्रेंड से मिला है, मतलब राइट इशू का राइट बेचने पर जो आपको मिला है, वो एज आपकी रिकवरी हो, वो आप अपनी कॉस्ट में से लेस कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका इंपैक्ट आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर में भी दिखेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एरियाज। इंपॉर्टेंट एरियाज क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है? ड्यूरेशन। बच्चों, करंट इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन हमेशा 1 साल या उससे नीचे का होता है। पर मैंने आपको यहां पर यह भी बोला कि मान लीजिए कंपनी ने एक्सपेक्ट किया था कि 1 साल तक हम बेच देंगे, पर 1 साल तक नहीं बेच पाई, बट ऑल्सो कंपनी ये बोल रही है कि विद इन 2-3 मंथ्स हम बेच देंगे, तो उसको वो करंट मान सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ऑब्वियसली ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होगा। वैल्यूएशन एट बैलेंस शीट डेट, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्वेस्टमेंट जब आपने रिकॉर्ड पहली बार रिकॉर्ड किया था तो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया था। कॉस्ट में 2 चीजें थी, एक तो परचेज कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल कॉस्ट। पर बैलेंस शीट डेट पर अगर आपके पास करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप उसको किस पे मेजर करोगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। मतलब जो भी आप जितने भी आपने खरीदा था, मान लो 2 लाख रुपए में खरीदा था और आज उसकी फेयर वैल्यू अगर 1,90,000 हो गई है, तो आप 10,000 को P&L में राइट ऑफ करोगे। राइट ऑफ इन P&L if fair value is lower। अगर फेयर वैल्यू लोअर है तो आप P&L में राइट ऑफ करोगे एज ए लॉस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा आप कॉस्ट पे दिखाओगे, तो ये बातें हमेशा याद रखिएगा। इन्वेस्टमेंट के चैप्टर में भी कभी कभार वो किसी क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट हमारे लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, तो उसको कॉस्ट पे दिखाना है। आपको वो अलग से मार्केट वैल्यू देगा तो भी आपको कॉस्ट पे दिखाना है। कभी कभार वो आपको बोलेगा कि ये हमारे करंट नेचर के हैं, तो आपको मार्केट वैल्यू भी देगा, तो आपको देखना है कि उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब कैरिंग अमाउंट कितनी है, और उसका फेयर वैल्यू कितना है, विच एवर इज लोअर। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एक एक्सेप्शन भी है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन हुई है, गिर गई है, परमानेंटली गिर गई है, तो आप ऐसे केस में उसकी वैल्यू को रिड्यूस करोगे और जो भी रिडक्शन आएगा वो P&L में लॉस बुक करोगे। इसका एग्जांपल सर, एक बिल्डिंग है जो हमने खरीदी थी 2 करोड़ रुपए में, आगे चल के पता नहीं क्या हुआ, कुछ चीजें ऐसी हुई उस बिल्डिंग में, कुछ घटना घटित हुई कि उस बिल्डिंग को भूत बंगला बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? भूत बंगला। बिल्डिंग खरीदी थी 2 करोड़ रुपए में, सालों बाद वहां कुछ वो बिल्डिंग खाली रहती थी, सालों बाद उसमें कुछ कांड वांड हो गया। अब वो उसमें कुछ कांड हो गया तो किसी की डेथ हो गई या कुछ चीजें हो गई, वहां पर अफवाहें फैलती है कि वहां पे आवाजें आती हैं, तो वहां की वो बिल्डिंग हो गई भूत बंगला। अब वो भूत बंगला हो गई तो वो बिल्डिंग मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदी थी, मैंने सोचा था आगे चल के उसको बेचूंगा, अब इसकी वैल्यू तो गिर गई। क्या ये परमानेंट डिक्लाइन है? मैं कह सकता हूं कि यस, इट इज अ परमानेंट डिक्लाइन। व्हाई? क्योंकि यार एक बार अगर मान लो कोई चीज भूत बंगला करार दे दी जाए या ये बोल दिया जाए कि इसका वास्तु अच्छा नहीं, तो उसको जनरली कोई परचेज नहीं करता। ठीक है, उसको बोलते हैं परमानेंट डिक्लाइन। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो, जरूरी नहीं। तो ऐसे केस में आप उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हो अगर आपको लगता है कि परमानेंट डिक्लाइन है। जनरली पता हूं मैनेजमेंट कभी परमानेंट डिक्लाइन नहीं सोचता, अगर उसको पता भी ना तो वो जानबूझ के बोलता है नहीं परमानेंट डिक्लाइन कुछ नहीं है। क्यों माने हम परमानेंट डिक्लाइन है? ठीक है। रिक्लासिफिकेशन, अच्छा कभी ऐसा हो सकता है क्या
कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स माने थे शुरू में, पर आपने उनको कन्वर्ट करके करंट मान लिया। आपने बोला कि नहीं नहीं ये लॉन्ग टर्म ठीक नहीं है, मैं इसको करंट ही मान रहा हूँ। या वाइजा वर्सा, आपने इसको ओरिजिनली करंट सोचा था, पर आगे चल के आप इसका बेचने का इंटेंशन आपका खत्म हो गया, आप बोलोगे नहीं मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए क्लासीफाई करता हूँ। इसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासीफाई करोगे तो आप किस वैल्यू पे लेके आओगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू, उसकी जो भी ओरिजिनल कॉस्ट थी या जो उसकी आज की कैरिंग अमाउंट है, जब आप लॉन्ग टर्म को करंट में लेके जा रहे हो। इसका शॉर्टकट देखिए, लॉन्ग टर्म टू करंट इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनली लॉन्ग टर्म का रूल क्या होता है? बैलेंस शीट पे किस पे होती है? कॉस्ट। तो डेफिनेटली ये कॉस्ट पे ही आएगी, या फिर कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि हो सकता है परमानेंट डिक्लाइन हुआ। पर यहीं पर करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गई, तो ओरिजिनली इसका रूल क्या है? ओरिजिनली इसका रूल है कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो यहां पर भी कॉस्ट और फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो आपको ऐसे याद रखना है, मतलब इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में गया तो इसका ओरिजिनल क्या था वो तो उसी पे दिखाएंगे। इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में गया, उसका ओरिजिनल क्या था ये, तो इस पे दिखाएंगे। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज टू कैलकुलेट द करंट कैरिंग अमाउंट। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट किया है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी आप राइट ऑफ करते हो कि नहीं करते हो। फेयर वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर करते हो कि नहीं। शो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन करंट इन्वेस्टमेंट सेपरेटली, आपको दोनों अलग अलग दिखाना है। सीधी बात है, एक नॉन करंट में दिखेगा, एक करंट में दिखेगा। अमाउंट इंक्लूडेड इन एसपीएल, आपने इसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या दिखाया है। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड इन्वेस्टमेंट्स, टोटल वैल्यू ऑफ अनकोटेड इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यूज क्या है इनकी वो दिखाओगे। इंपॉर्टेंट नोट क्या है भाई, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एड कॉस्ट टू द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीदे हैं, कंपल्सरी एक्वायर किए हैं, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, आप उसकी कॉस्ट को ऐड करोगे। एनी रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट एंड रिवर्सल चार्ज टू पीएनएल, अगर आगे चल के आप अपनी करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करते हो तो पीएनएल में ले जाओगे, वापस से बढ़ाते हो तो पीएनएल में ले जाओगे। सर वापस से बढ़ाएंगे क्यों? क्योंकि कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर है, आगे चल के मान लो फेयर वैल्यू वापस से बढ़ गई, इनिशियली फेयर वैल्यू गिर गई तो आपने घटा दिया, वापस से आगे चल के फेयर वैल्यू कॉस्ट से ऊपर चली गई तो वापस से आप कॉस्ट तक तो लेके जाओगे ना। ऑन सेल, जब भी सेल करोगे जो भी आपको प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएनएल में जाएगा। दैट्स इट, दिस वाज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, यहाँ पर जो मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, एक तो ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये राइट इशू इंपॉर्टेंट है, ये वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, रिक्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स AS 13 के। ठीक है बेटा, तो चलिए यहीं पर अपन इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। अगले सेशन में मुलाकात करेंगे। द नेक्स्ट सेशन विल बी ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन एंड डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो कि ग्रुप 1 का मेरे चार्ट बुक के अनुसार लास्ट टॉपिक है। उसका रिवीजन करवाऊंगा मैं आपको एक ही सेशन में कंप्लीट करके, जिससे ग्रुप 1 के चार्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट करता आ रहा हूँ और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट। और आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, आप फीडबैक दोगे, ठीक है ना, सिर्फ थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होगा, आप फीडबैक ज़रूर दोगे। तो फीडबैक से क्या होगा कि मुझे और बूस्टअप मिलेगा, मुझे पता रहेगा कि हाँ मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ, और मेरे लेक्चर्स आपको सच्ची में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कैसा है क्या है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, शब्बा खैर।